नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल सुर्खी बन चुकी है। जेल से बाहर आ चुके हैं केजरीवाल अंतरिम जमानत पर। क्या होती है अंतरिम जमानत, किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाहर आने का मौका दिया है, क्या जेल से बाहर आना एक लग्जरी है? फिलहाल यह सवाल ट्रेंडिंग विषय बन चुका है कि देश के अंदर क्या राजनेता चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर देश में समानता के अधिकार का क्या होगा? जेल में बहुत से लोग बंद हैं जिन्हें बाहर आने की किसी न किसी कारण से जरूरत होती है, तो क्या हमारे देश का कानून समानता के आधार का, समानता के नियम का पालन नहीं करता है? क्या यह बात साथ साथ नहीं उठती है कि एक नेता को इसलिए जमानत दी गई है क्योंकि वो जाकर चुनाव में प्रचार करे? सुप्रीम कोर्ट के इन सभी बयानों से आज बहुत ज्यादा गहमागहमी मार्केट के अंदर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आज हम चर्चा करने वाले केजरीवाल के बाहर आने पर इनके सारे केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केजरीवाल साहब की तरफ से जो इनके वकील केस लड़ रहे थे उन्होंने क्या कहा, ईडी जो इस मामले पर सरकार की तरफ से बात कर रही थी उसने क्या कहा, सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। फिलहाल केजरीवाल सुर्खी में है, और विशेष रूप से तब सुर्खी में है जब दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य जहां आम आदमी पार्टी का शासन है वहां पर चुनाव होने बाकी हैं, लोकसभा के पोल्स होने बाकी हैं, और उन चुनावों से जस्ट पहले केजरीवाल साहब को जमानत मिल जाना अपने आप में उनके पार्टी वर्कर्स के लिए और विशेष रूप से विपक्षी गठबंधन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत के समान कंसीडर किया जा रहा है। अंतिम जमानत भले ही मिली हो, इन्हें सशर्त बाहर आने की इजाजत जरूर मिली हो, 2 जून के दिन इनको वापस जाकर जमा होना हो, लेकिन इस बीच में ये अपने अनुभव जेल के साझा करके चुनाव प्रचार में अपना पक्ष रख सकेंगे। फिलहाल के लिए यही सबसे बड़ी स्थिति मानी जा रही है। साथियों, जेल में जाने से पहले जब केजरीवाल साहब के जाने की चर्चाएं हो रही थी, हमने 4 महीने पहले सेशन किया था कि क्या केजरीवाल साहब होंगे गिरफ्तार। फिर जब ये गिरफ्तार हो गए थे तब हमने आपको ये कारण समेत बताया था, पहले गिरफ्तार होंगे इसके बारे में 4 महीने पहले कह चुके थे। फिर जब गिरफ्तार हुए तब आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए। आज हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें बेल दे दी है। ये बेल क्या होती है, जमानत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अंतरिम जमानत क्या होती है, जमानत क्या होती है, सारी चीजें हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप टॉप स्टोरीज पर फोकस करें तो हर अखबार के अंदर फिलहाल यही सुर्खी बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही पार्टी वर्कर्स में उत्साह है क्योंकि इलेक्शन 2024 सामने खड़े हुए हैं लोकसभा के, और ऐसी स्थिति में इन्हें मिली हुई जमानत 1 जून तक है अंतरिम रूप से, और 2 जून को आपको वापस से सरेंडर करके जेल में जाना होगा। 40 दिन की जेल काट करके ये बाहर आए हैं। 21 मार्च को ये जेल गए थे। फिलहाल जैसे ही बाहर आए हैं पार्टी वर्कर्स के बीच में उत्साह का माहौल है, और केजरीवाल साहब जेल से बाहर आते ही अपने पार्टी वर्कर्स को रिचार्ज करने निकल पड़े हैं। प्रॉपर तरीके से सुर्खियां और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसका बड़ी खुशी है। खुशी के साथ साथ कैमरे के सामने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए वर्कर्स देखे जा सकते हैं। बकायदा आम आदमी पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है जिसमें बंदे में है दम, और केजरीवाल जी का नाम लेकर के इस प्रकार से उन्हें वेलकम दिया जा रहा है। ठीक है, इसी बीच में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से इस बात को चमत्कार बताया जा रहा है कि देखिए अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की व्यवस्था की, और न्याय के चलते चुनाव के दौरान केजरीवाल जी का बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इसी चीज को बताते हुए पार्टी वर्कर्स खुशी मना रहे हैं। पार्टी वर्कर्स का कहना है कि ये विक्ट्री ऑफ ट्रुथ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किया है। ये वाली चीजें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताई गई। अब सवाल है कि अल्टीमेटली केजरीवाल साहब गए क्यों थे जेल, इस मुद्दे के ऊपर फिर से चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि बहुत से अपराधी जेल में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर केस में सुनवाई चल रही है, और चलती सुनवाई के दौरान किसी एक व्यक्ति को जमानत मिल जाना बहुत से लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर देता है, और वो ये है कि यार हमारे देश में इतने सारे अंडर ट्रायल अपराधी चल रहे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, आरोप सिद्धि के लिए कोर्ट में बस सुनवाइयां हो रही हैं, और सुनवाई के दौरान वो पूरी तरह से जेल में बैठकर अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एक सीएम जिसको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने दिल्ली शराब घोटाला किया है, एक ऐसा घोटाला जिसके बारे में जब जानकारी लगी तो वो पॉलिसी जिसके कारण घोटाला हुआ था उसे सरकार ने वापस ले लिया था। सरकार को जब ये एहसास हुआ था दिल्ली सरकार को कि कुछ गलत हो गया है, उन्होंने उसे वापस कर लिया था। आज उस केस के अंडर ट्रायल के रूप में केजरीवाल साहब को राहत इसलिए दी गई है कि आप जाइए और चुनाव प्रचार करिए। हमारे देश में जब भी समानता की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कानून के सामने सब समान है। सब समान है इसका मतलब राजा या रंग, अपराधी या फिर मतलब जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में है, व्यक्ति अगर है तो वो समान है। उसमें इसको ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री हैं, कि आप प्रधानमंत्री हैं, कि आप उद्योगपति हैं। कानून की नजर में सब समान है। लेकिन आज के मसले से बहुत ज्यादा ट्विटर पर जो ट्रेंड होने लगा है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया जा रहा है, और सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कौन सा न्याय है, कौन सा न्याय है जिसके तहत आपने समानता देखी है। मनीष सिसोदिया भी 1 साल से ऊपर जेल में बंद हैं, उनके बारे में कौन सा चार्ज प्रूव हो चुका है, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली है। इसी प्रकार से इनसे पहले भी इन्हीं के पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली। केवल नेता ही नहीं, ऐसे ही झारखंड के पूर्व सीएम भी जेल के अंदर हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर कोई ना कोई आरोप है और वो सिद्ध नहीं भी हुए हैं, वो जेल में हैं, उन्हें प्रिविलेज क्यों नहीं मिली है। बहुत तरह के सवाल इस समय पर मीडिया में तैर रहे हैं, और इस तरह के तैरते सवालों के बीच में केजरीवाल साहब पर चर्चा वापस आ सकती है। दिल्ली शराब घोटाला था क्या, तो नवंबर 2021 में, हालांकि इस पर हमने बहुत डिटेल में सेशन किए हुए हैं, बस ब्रीफ में एक बार फिर से जिन्होंने अभी तक इस पूरे मामले को फौरी तौर पर देखा है, ब्रीफ में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नवंबर 2021 में शराब विक्रेताओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक नीति लेकर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि शराब की दुकानें जो सरकारी दुकानें हैं उनके स्थान पर अब निजी पार्टी यानी कि प्राइवेट लोग भी अब सरकार मतलब शराब बेच सकते हैं। पहले दिल्ली के अंदर सरकार ही शराब बेच रही थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट कर दिया गया था। शराब बेचने के लिए सरकारों द्वारा नीति लाई जाती है जिसे एक्साइज पॉलिसी यानी कि शराब नीति कहा जाता है। नवंबर 2021 में दिल्ली की सरकार के द्वारा लाई गई शराब नीति के चलते दिल्ली में देर रात्रि तक शराब की दुकानों का खुलना, मनमानी कीमतों पर शराब का बिकना, रात 12 बजे तक भी शराब का बिकना, अपनी मर्जी से शराब की कीमतों में डिस्काउंट का देना, तमाम चीजें इसके अंदर साझा कर दी गई, जिसके चलते दिल्ली के राजस्व में 27% की वृद्धि हुई। शराब बेच करके शराब की बिक्री बढ़ना किसी भी जगह की अच्छी खासियत नहीं माना जाता है। हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों में इनटॉक्सिकेटिंग, आप में से बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में लिखे गए हैं उसमें शराब या फिर मद्य संयम की बात की गई है कि शराब ना बिके, फिर भी हर सरकार शराब बेचकर पैसे कमा रही है। हर सरकार में इस शब्द को थोड़ा सा रिफ्रेन करते हुए ये कहूं, गुजरात और बिहार को छोड़कर हर सरकार शराब बेचकर पैसे कमा रही है, और कई सरकारें तो इसमें राजस्व वृद्धि को अपनी उपलब्धि बता रही हैं। तो ये हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों में कैसा मतलब दोहरी प्राथमिकता है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि शराब कम बिकनी चाहिए, एक तरफ हम शराब बेच करके लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस विषय पर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि सरकार शराब बेचते समय ये कहती है कि हम उन लोगों के लिए शराब बेचते हैं जिनको शराब के बिना नहीं रहा जाता, वो कहीं से नकली शराब पिएंगे इसलिए हम असली शराब बेचते हैं। सरकार इस तरह से कह के शराब बेचने को लीगल कराती है। ठीक है, शराब नीति जब लागू हुई थी तो पुरानी शराब नीति के चलते 60% दुकानें सरकारी और 40% जो प्राइवेट दुकानें थी अब पूरी तरह उन्हें प्राइवेट कर दिया गया था, और टेंडर की फीस अलग अलग कर दी गई थी। और इस पूरी की पूरी कहानी में जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स अंदर आए तो प्राइवेट प्लेयर्स में कोई दक्षिण भारत का कोई ग्रुप था, साउथ ग्रुप था, जिसके ऊपर हमने कंप्लीट सेशन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसकी एंट्री हुई थी, और उसकी एंट्री से कुछ लाभ जब सामने वाली पार्टी को हुआ तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए केजरीवाल साहब की पार्टी को लगभग 144 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया गया। ये एक आंकड़ा है जो बार बार घूम रहा है, जिस पैसे का उपयोग मतलब ये आरोप है कि लगभग 100 से अधिक करोड़ का मसला है जो पंजाब और गोवा
के इलेक्शंस में यूज हुआ। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे ही अंदर आए, उन्होंने शराब नीति के एवज में सरकार को लाभ पहुंचाया। लेकिन मुख्यमंत्री के जो सबसे बड़े मतलब आईएएस अधिकारी होते हैं, जिन्हें मुख्य सचिव कहा जाता है, नरेश कुमार, उन्होंने जुलाई 2022 में एक आरोप लगाया एक रिपोर्ट के अंदर कि यहां पर कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। जैसे ही ये बात पब्लिक हुई, उसके तुरंत बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल दिल्ली के, उन्होंने, जिनका नाम वीके सक्सेना है, उन्होंने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया कि यार अगर कुछ गड़बड़ हुई है शराब नीति के अंदर, जिसके चलते किसी और को फायदा और उसके चलते रिश्वत का काम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। सीबीआई ने इस मामले की जांच करना शुरू जैसे ही किया, तत्काल प्रभाव से सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। चेंज कर दिया से मतलब जो नवंबर 2022 में पॉलिसी थी, उससे पहले वाली पॉलिसी को वापस लागू कर दिया कि नहीं, पुरानी पॉलिसी। और उस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था, यानी कि फिलहाल जिस तरह से विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो रखी हैं, उस समय तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं थी। उस समय दिल्ली के अंदर अपोजिशन में कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी, दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी का पुरजोर विरोध कर रही थी। हर जगह पर कांग्रेस जाकर शिकायत कर रही थी कि ये बड़ा घोटाला है, शराब नीति घोटाला। बीजेपी भी अपने हिसाब से विरोध कर रही थी, लेकिन सियासी समीकरण बदले। बाद में कांग्रेस ही केजरीवाल जी को बचाने के लिए अपने एक नेता अभिषेक मनु सिंघवी को वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दी कि नहीं भाई, अब तुम हमारी तरफ से हो तो अब हम तुम्हें जाकर सुप्रीम कोर्ट में बचाएंगे। और हुआ भी वही। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं और वकील हैं, और जो फिलहाल केजरीवाल साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, और उस चीज का वेलकम भी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है कि केजरीवाल साहब सरकार द्वारा फंसाए गए मामले में से बाहर निकल कर आ गए हैं। ये राजनीति है, और जो आप और हम बैठे हुए प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये बस दोनों ही तरीके से देख रहे होते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी देख रहे होते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह से काम करती है कि साहब एक नेता थे प्रफुल्ल पटेल, जिन पर इतने करोड़ का घोटाला था, उन्हें बीजेपी में आने के बाद क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसे ही एक नेता थे केजरीवाल, जिनके ऊपर कांग्रेस खुद विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जैसे ही वो कांग्रेस के अलायंस में आते हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए वकील दे देती है, और साथ में उनका स्वागत करती है कि हमारा नेता वापस आ गया। ये राजनीति है, और हमारे देश के अंदर आप और हम केवल स्पेक्टेटर्स हैं, और हम बस यही सोच रहे होते हैं गलत सब तरफ है, कौन ज्यादा गलत कौन कम गलत, बस इसी में फैसला चल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन गलत और कौन सही, सब चले जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के अंदर शराब के ठेके वापस से अपनी तरह से सरकारी हुए, सरकार को जो भी घाटा मुनाफा हुआ उन सबको पलट दिया गया। सरकार की तरफ से जारी किए गए इस शराब नीति के चलते इस पर ईडी ने अपनी जांच बिठाना शुरू किया। ईडी ने अपनी तरफ से जब जांच बिठाना शुरू किया, इसके चलते मार्च 2023 में मनीष सिसोदिया, असल में फरवरी 27 को ही मनीष सिसोदिया 27 फरवरी 2023 को ही मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। जब जांच करना शुरू किया गया, धीरे धीरे जांच बढ़ती चली गई, धीरे धीरे केजरीवाल जी की तरफ से आने लगा। केजरीवाल जी ने ईडी के द्वारा भेजे गए कई समन, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला जब है तब वो सीबीआई के पास है, लेकिन उसमें पैसे का मामला इन्वॉल्व हो जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो जाता है, ईडी इन्वॉल्व हो जाता है। और ईडी जब इन्वॉल्व हुआ तो ईडी ने अपनी तरफ से केजरीवाल जी से सवाल पूछने के लिए बुलवाया कि आप चले आइए साहब, बताइए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ईडी के कई समन आपने इग्नोर किए, लेकिन फाइनली खुद हाईकोर्ट में पहुंचे और कहा कि मैं चला तो जाऊं, लेकिन पता चले कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लिए। तो हाईकोर्ट ने उनकी बात सुनी और ईडी की बात सुनी। ईडी वालों ने कुछ दस्तावेज हाईकोर्ट को दिखाए कि सर जरा देखिए, इन पर लिखा हुआ है ये बातें और इनके वॉइस सैंपल और ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट है इनकी। असल में क्या होता है ना कि पूरी तरह से अगर चीजें रिकॉर्ड में आ जाती हैं कि किसने क्या बोला, कैसे बोला, तो वो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट दिखाई गई हाईकोर्ट को कि ये सब बातें हैं, बताइए इनको गिरफ्तार करें कि ना करें। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लें। वहीं से केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी मार्च 2023 में हो जाती है, 2024 में हो जाती है। मार्च 2024 से 40 दिन बाद फिलहाल आप अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं। ठीक है, मामला 2022 में खुलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे कड़ियों के अंदर बड़े बड़े नेता शामिल होते चले गए, और नेताओं के धीरे धीरे जब बातें चलती चली गई, इस पर हमने डिटेल जानकारी पहले भी साझा की है। बड़े नेताओं के अंदर गिरफ्तारी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, जो डिप्टी सीएम थे, आज ये 1 साल से ऊपर हो चुका है, फिलहाल भी ये जेल के अंदर है। फिर आपके नेता हैं संजय सिंह, उनकी गिरफ्तारी। उसके बाद में फिर ईडी के द्वारा पूछताछ के अंदर जो कि कविता जिसका नाम साउथ ग्रुप से आ रहा था, उनकी गिरफ्तारी, और साथ में केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी। तीनों की तीनों चारों बड़ी गिरफ्तारियां हुई। केजरीवाल साहब को ईडी ने 4 महीने में 9 बार समन भेजा था अपनी तरफ से पूछताछ करने के लिए। इन्होंने हर बार इनकार कर दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2024 में इलेक्शन होने थे, ये तो सबको पहले से पता था कि 19 में इलेक्शन है, 5 साल बाद 24 में इलेक्शन है। इन्होंने बकायदा इस पूरे मामले को बढ़िया तरीके से पोस्टपोन किया। मई में इलेक्शन होने थे, खिसकाते प्रॉपर तरीके से मार्च में जाकर के कि अब मैं चलता हूं ताकि चुनाव में थोड़ा सा माहौल बनेगा, और बन भी गया। 9 बार के समन के बाद खुद हाईकोर्ट के सामने पहुंच करके और गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि खुद पहुंचने की ये अवैध है, तो हाईकोर्ट कहता है नहीं, इन्हें गिरफ्तार कर लो, और चुनाव में इसका एक इंपैक्ट क्रिएट होता है। और चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा है, तभी तो केजरीवाल साहब को चुनाव के अंदर परमिट कर दिया कि ठीक है, इन्हें बोलिए कि जाइए चुनाव के अंदर प्रचार कर सकें। ठीक है, केजरीवाल साहब गिरफ्तार होते हैं, प्रॉपर तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने इस पर सेशन भी किया कि ये क्यों गिरफ्तार हुए। 21 तारीख को गिरफ्तार हुए, 22 को हमने प्रॉपर इसके ऊपर सेशन किया था, संभवतः आप लोगों ने वो देख लिया हो। चर्चा चलना शुरू हुई, 21 मार्च को इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर इनको राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी ने पेश किया। दिल्ली सीएम को 28 मार्च को ईडी के पास रिमांड पर भेज दिया गया। बाद रिमांड का मतलब होता है ईडी इनसे और पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद 1 अप्रैल तक इनके रिमांड को और बढ़ा दिया गया कि और पूछताछ कर लीजिए, क्या क्या पूछना है। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया कि अब ईडी से निकालकर इन्हें जेल के अंदर भेज दीजिए। वहां पर यह मियाद लगातार बढ़ती चली गई, तो इन्हें 1 तारीख के दिन केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल भेज करके 15 अप्रैल तक जेल के अंदर रहने के लिए कह दिया गया। फिर धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड यहां बढ़ता रहा। इनको छुड़वाने के लिए इनकी पार्टी के द्वारा अलग अलग स्तर पर हाईकोर्ट के अंदर, लोकल कोर्ट के अंदर जमानत याचिकाएं दायर की गई, लेकिन वो याचिकाएं खारिज होती चली गई। फिर फाइनली केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा कि हां भाई बताओ, आप लोगों ने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया। यहां से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाती है। ईडी ने कहा कि हमने कई बार समन भेजा, उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केजरीवाल साहब की तरफ से जो वकील थे, जो कि कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं होता है कि हम गिरफ्तार कर ही लें, आरोप साबित भी होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए। 29 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए हैं, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए नहीं गए। 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे, जिसमें से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे थे। मतलब ये जमानत नहीं मांग रहे हैं कि हमें जमानत दीजिए, ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार गलत किया गया है, हमसे पूछताछ गलत की जा रही है। एक तो होता है जमानत मांगना, जमानत मांगने का मतलब होता है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे अब जमानत दे दीजिए क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूं। यहां गिरफ्तारी ही गलत है, इस बात पर, और गिरफ्तारी की टाइमिंग, इस बात पर ही सबसे ज्यादा पॉइंट रेज किया गया। चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ईडी से पूछा कि आपने चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया। 3 मई को हुई सुनवाई में 2 घंटे लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा कि मेन केस, यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ताकि आपको यह बात समझ में आए। जब कोई
व्यक्ति जमानत मांगता है, जमानत का मतलब होता है कि मेरे ऊपर अभी केस चल रहा है, इसमें केस स्थापित नहीं हुआ है। देखिए ऐसे समझिए, आपने चोरी की तो चोरी करने के बाद पुलिस आपको प्रथम दृष्टया गिरफ्तार करके जेल ले गई। आप कोर्ट के सामने पहुंचे और आपने अपनी तरफ से कहा कि सर पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले आई है, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये चोरी मैंने ही की है। तो बोले फिर, तो बोले काम कीजिए कि पुलिस से कहिए कि वो ये सिद्ध करे कि चोरी मैंने ही की है। अगर वो ये सिद्ध कर देती है कि चोरी मैंने की है, तो ऐसी स्थिति में आप जो फैसला सुनाएंगे वो कानून की धाराओं के तहत होगा, इंडियन पीनल कोड के तहत होगा, भारत न्याय संहिता के तहत होगा कि आपने अगर मैंने चोरी की है तो किन धाराओं के तहत की है, उसके तहत जो भी सजा का प्रावधान होगा वो दे देंगे। लेकिन अभी पुलिस अपनी तरफ से यह प्रूव भी नहीं कर पाई है, उस पर बहस भी नहीं चली है। जमानत के लिए मैं इस समय आपको याचिका करता हूं कि जब तक मामले में यह स्थापित पुलिस ना कर दे कि मैंने चोरी की है, तब तक तो आप मुझे जेल से बाहर रहने दें, क्योंकि जेल में अपराध होने के बाद रहना ठीक है, अपराध अभी प्रूव नहीं हुआ है, मैं अंडर ट्रायल हूं, तब तक मैं जेल में ना रहूं, इसकी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इसे जमानत कहा जाता है। जमानत को आसान भाषा में यह समझिए, और जमानत लगभग अधिकांश कैदियों को मिल जाती है अगर किसी के पास ठीक ठाक वकील है जो जमानत देने के लिए लोग ले जाए, पैसे ले जाए, ठीक है ना। अब सवाल ये बनता है कि साहब जमानत मिलना कहां तक ठीक है। तो चूंकि पुलिस के पास भी लंबा चौड़ा काम रहता है, तथ्यों को एकत्रित करना, उनकी प्रॉपर फाइलिंग करना, फाइलिंग को केस के रूप में प्रेजेंट करना, सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों का बहस होना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय फैसला देना, इसलिए केस होने के कई सालों बाद तक फैसले आते हैं। और जब फैसले आते हैं, उन फैसलों में अगर कोई व्यक्ति वाकई में चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदरवाइज उसे रिहा कर दिया जाता है। तो जमानत क्या है? जब तक कोई व्यक्ति प्रूवन गिल्टी नहीं हुआ है। ऐसा हमारे केस में अंडर ट्रायल जितने भी कैदी देश के अंदर लगभग मेजॉरिटी नंबर जो है ना वो अंडर ट्रायल कैदियों का ही है, जिनके ऊपर अभी तक केस सिद्ध नहीं हुए, लेकिन वो जेल में डाल दिए गए, जेल में ही हैं और जेल में कई सालों तक डले हुए हैं। केजरीवाल साहब इकलौते नहीं है, ना जाने कितने ऐसे अपराधी जिन्हें पकड़ा भाई तूने चोरी किया चला जा जेल चल। अब आप कोर्ट में गए, आपने जाके कहा सर प्रूव नहीं हुआ है अभी तक कि मैंने किया है, तो बोले चलो इसको जमानत दो, ठीक है। अब यहां पर जो केजरीवाल साहब के साथ हुआ है ना वो क्या है, वो मामला समझिए। आप अपनी तरफ से क्या बोले कि मैं गिरफ्तार हुआ इस मामले के तहत, अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन यहां ये दूसरा सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। कितना कानून है? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत, जिसमें यह आवेदन किया जा रहा है कि मुझे गिरफ्तार ही क्यों किया गया, या फिर ये जो रिमांड है जिसमें पुलिस मेरे साथ पूछताछ कर रही है ये गलत है, मतलब इस कानून की व्याख्या गलत है। अब ये व्याख्या का सवाल है, कानून पर उठा सवाल है, यहां पर सवाल जमानत का नहीं है, कानून पर उठा सवाल है। इसके लिए अब ईडी से सवाल पूछे जाएंगे कि तुम बताओ भाई कानून क्या है। तो कानून के रूप में सरकार अपना पक्ष रखेगी कि ये कानून ऐसा है कि इसमें इस शक के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है या इस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उस मसले पर चीजें चलेंगी। तो इसके चलते इन्हें अंतरिम जमानत दी गई, यानी शर्त जमानत है। अभी आगे चल के उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 7 मई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा दी और इनको बाहर कर दिया। अब अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, इसका मतलब क्या है, ये सामान्य जमानत से कैसे अलग होती है, तो इसको ऐसे समझिए। जमानत पर जब कोई व्यक्ति रिहा होता है तो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के कानूनी प्रावधानों के तहत होता है। हमारे देश में 3 प्रकार की जमानत होती है। मान लो कि आपने कोई अपराध किया, आपको पता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ सकती है, आप कोर्ट पहले ही पहुंच गए और जाकर के अंतरिम जमानत ले आए, यानी कि सॉरी अग्रिम जमानत लिया, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं कि सर देखो आपकी पुलिस को लगता है कि मैंने अपराध किया है, मैं आपके सामने खुद प्रकट हो गया और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पुलिस प्रूव कर दे कि मैं अपराधी हूं, मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन जब तक वो प्रूव ना करे मुझे आप जुडिशियल कस्टडी में मत भेजना, आप मुझे जमानत पर बाहर रहने दो। जमानत का मतलब होता है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो कंडीशन आप बोलेंगे मैं मानने को तैयार हूं। आप कहेंगे कि मैं देश ना छोड़ूं, मैं देश नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं भाग गया तो मेरी जगह ये जो जमानती आया है, जो मेरी जगह आपको ये गारंटी देने आया है कि अगर मैं भाग गया तो ये जेल जाएगा, वो मैं आपको देके जा रहा हूं। कुछ पैसा मैं आपको हाजिर कर रहा हूं साहब कि इतना धन मैं आपको गारंटी में दे रहा हूं कि मैं नहीं भागूंगा। गारंटी देकर के आप जेल से बाहर रहते हैं, इसे अग्रिम जमानत कहते हैं। कई अक्सर ऐसे मामले जो मतलब कोई गंभीर मामले नहीं है, उन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान रखा जाता है। इसमें सीआरपीसी की धारा 438 है जिसमें अग्रिम जमानत ले ली जाती है। मतलब ये वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसे पता होता है कि गैर जमानती अपराध के लिए पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले ही कोर्ट पहुंच जाता है और वहां से जमानत मांग लेता है। दूसरी प्रकार की बेल होती है नियमित जमानत, जिसको रेगुलर बेसिस पे कहा जाता है। वो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत होती है, जिसका मामला मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तीसरी वाली जमानत है जो केजरीवाल जी को मिली, जिसका नाम है अंतरिम जमानत। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो नियमित जमानत होती है जिसमें कि अर्जी का फैसला जो अभी डिले हो रहा है कि भाई हमारा फैसला आएगा उसमें टाइम लगेगा, ऐसी स्थिति में कोर्ट कुछ शर्तें लगाता है और शर्तें लगाकर आरोपी को उनकी पालना की बात कह देता है और कहता है कि इस दिन तक तुम्हें वापस यहां आ जाना है, हम तुम्हें गिरफ्तार करने का दोबारा वारंट जारी नहीं करेंगे, इसी को ही इस जमानत को वारंट समझना और उस दिन वापस चले आना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब को जब यहां से बाहर दिया गया है तो इनको कुछ शर्तें लगाकर भेजा गया है। शर्तों में क्या है कि शराब नीति केस में जो इनकी भूमिका है इस पर ये कोई भी बयान अब पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देंगे या कोई भी पब्लिक मीटिंग में नहीं देंगे। दूसरा, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस और दिल्ली सचिवालय दोनों ही जगह नहीं जाएंगे। तीसरा, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब अपने केस के बारे में दुनिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। नंबर दूसरा, मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली के सचिवालय नहीं जाना है, सरकारी कामकाज में कोई दखल नहीं देना है और शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करनी है। मतलब ये 4 मामले हैं और तो और इन्हें अपनी लाइव लोकेशन की जांच एजेंसी के साथ साझा करनी है, पासपोर्ट अपना सरेंडर करके चलना है, यानी कि कहीं देश के बाहर नहीं भाग जाना है। इन सब शर्तों के साथ इन्हें बाहर निकलने की परमिशन दी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल जी अब बाहर आ चुके हैं। ईडी के एफिडेविट में इस बेल का विरोध किया गया है। ईडी ने अपनी तरफ से तर्क देते हुए कहा है कि आप इन्हें चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार दे रहे हैं, जो कि कोई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। जब ये ना फंडामेंटल राइट है ना कानूनी अधिकार है तो आप इन्हें ये मुक्ति क्यों दे रहे हैं? ईडी ने अपनी तरफ से इस केस की पैरवी करते हुए ये कहा। दूसरा तर्क दिया, हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। आज तक किसी भी राजनेता को ऐसी जमानत नहीं मिली है। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई है, आपने इनको फिर भी जमानत दे दी। तीसरा, ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, अभी भी रखा जा सकता है। पिछले 3 सालों में 123 इलेक्शन हुए, अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था। टेक्निकली फिर तो कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है हमारे देश के अंदर, तो चाहे कभी विधानसभा चल रहा हो, नगरपालिका चल रहा हो, लोकल बॉडी चल रहा हो या लोकसभा चल रहा हो, ऐसी स्थिति में हमारे देश में तो पूरे साल इलेक्शन चल रहे होते हैं। किस आधार पर इन्हें जमानत दी जा रही है? अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा और यह आने वाले समय में ना बहुत बड़ा डिबेट का इशू बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है जिसमें कि अंतरिम जमानत दी गई है कि तुम चुनाव प्रचार कराओ, 1 तारीख तक का चुनाव का प्रचार का टाइम है, 2 तारीख को वापस आके जमा हो जाना, ये अपने आप में एक अलग लीग स्थापित कर देगा। आप सोचकर देखिए हमारे देश के अंदर जितने भी अपराधी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के आराम से जा सकेंगे कि देखिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी जमानत मिल सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट फिक्स कर दिया है तो इस आधार पर हमें भी जमानत मिलनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। क्या हो रहा है? अभी एक मामला निकल के आ रहा है अमृतपाल का, अगर आपको याद हो, पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग करने वाला जो नेता था, जो कि खालिस्तान के समर्थन में पंजाब के अंदर रैलियां किया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था। अब चर्चा सुनने में आ रही है कि वो भी चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा और चुनाव प्रचार के लिए जमानत लेकर अंतरिम जमानत लेकर बाहर आने का प्रयास करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट कर दिया है कि साहब ऐसा हो सकता है। तो फिर तो भाई कोई भी अपराधी बाहर आ सकेगा और ये केस तो तुरंत न्यूज में भी आ चुका है। पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह टू फाइल नॉमिनेशन फॉर लोकसभा इलेक्शन। न्यूज 18 की कटिंग है ये, पंजाब गवर्नमेंट इसको सहायता दे रही है। अमृतपाल सिंह अप्रोचेस हाई कोर्ट टू टेम्परेरी रिलीज टू फाइट पोल्स, और ये जाकर कह रहा है कि मुझे, ये वही व्यक्ति है जो पंजाब के अंदर अलग देश की मांग करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आज कई तरह से लोगों के सवालों में
चल रही है। खैर जो भी है, जिस भी तरीके से है, सवाल है राजनीति के अंदर, ये सवाल बचे रहेंगे और कहा जाता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन तीनों में जब तक समानता स्थापित ना होती, अपने अपने पिलर्स पर मजबूती से ना खड़े रहें, तब तक लोकतंत्र की बात करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। लेकिन देखते हैं कौन सा पोल ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है, भारत की डेमोक्रेसी क्या करवट लेती है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अन्य उसके साथ